K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। ये प्रोग्राम आप K2 की खूबसूरत स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं पूरा बलूचिस्तान आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आज जिस एरिया में मैं जा रहा हूं उस एरिया का ये गेट वे है और इस इलाके का नाम है चपर लिफ्ट। मैं आपको आज दिखाऊंगा, इस प्रोग्राम में एक सिलसिला करेंगे 5-6 एपिसोड हरनाई पर। हरनाई में क्या है, कौन से लोग हैं, कौन से कबीले बसते हैं, क्या ख़ास ख़ास बातें हैं। हरनाई का जो बादशाह है वो है मलक मेरुल्लाह साहब, वो हमारे साथ होंगे और साथ साथ में मैं हरनाई भी दिखाता चलूँगा और हरनाई के तारीख़ के बारे में भी बताता चलूँगा आपको। आज ये जो गेट वे है एक बहुत ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला है चपर लिफ्ट का। यहाँ पे एक तारीख़ी जगह है जो 1884 में अंग्रेज़ सरकार ने बनाया था। एक पुल भी है यहाँ पे, कभी रेलवे का एक ट्रैक भी हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक किस्म की सुरंगें भी बनी हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस सफ़र में हमारे फिल्मों और ड्रामों का एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हमारा दोस्त कलीमुल्ला अचिकज़ई साहब भी होंगे और हमारे जो ख़ुंदुन सैलून जो मैं AVT खैबर पे करता रहा पश्तो प्रोग्राम ख़ुंदुन सैलून और सैलून सफ़रून, तकरीबन 17 साल से मेरे साथ है जहांगीर काकड़ साहब और हमारे साथ हरनाई के एक और वहाब जान साहब भी हमारे साथ है और मलक साहब तो हमारे साथ रहेंगी। तो अब फ़िलहाल मलक साहब जो है वो मुझे चपर लिफ्ट के बारे में एक मुख्तसर मालूमात देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल्ला साहब, हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हरनाई आने पे वेलकम करते हैं। जहाँ जिस मकाम पे हम खड़े हैं इसको चपर लिफ्ट कहते हैं, चूँकि चफर जो है वो एक अंग्रेज़ का नाम था और लिफ्ट जो है एक दराड़ को कहते हैं। इस नाम से ये इलाका मशहूर है और यहाँ से ट्रेन हुआ करती थी। 1882 में ये ट्रैक बना है जो कोयटा से होता हुआ हरनाई, हरनाई से फिर सीबी और सीबी से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई तक ये ट्रेन जाती थी। फिर चूँकि 1935 में जब ज़लज़ला आया, बड़ा ज़लज़ला तकरीबन 7 स्केल से ऊपर का जो ज़लज़ला था, उसने यहाँ पे जितने एरिया के जितने बड़े पुल थे वो सारे मुस्मार हो गए, सारे गिर गए, डैमेजेस हो गए। उसके बाद फिर बोलान का एरिया बना, बोलान जो आप बोलान बाईपास जिसे कहते हैं, वहाँ पे रोड भी बना और रेलवे ट्रैक भी बना। तो इस वजह से ये चीज़ का ये रास्ता जो अभी गैर मकबूल रहा और बंद हो गया। और ये हरनाई क्या है, एक बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान सूबा में अगर किसी जगह बहुत सारा पानी है तो वो हरनाई में है और ये पानी क्यों है ये भी इंशाअल्लाह मलक साहब हमें बताते रहेंगे। और अब मैं वो पुल आपको दिखाना चाहूँगा। हमारा जो अगला पड़ाव है वो पुल जो अंग्रेज़ सरकार ने 1882 में बनाया था या 84 में बनाया था, वो मैं उसका ओरिजिनल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो मलक साहब के ताउन से होगा। ये वो वीडियो है जो 1884 में ये पुल बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं और फिर इस पर ट्राई के लिए जो पहली मरतबा ट्रेन गुजारा जा रहा है वो भी मैं आपको सीन दिखाऊंगा और अब इसके क्या हालात है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चले हमारे साथ।
جی ناظرین، میں کئی پروگرامز میں آپ کو بتا چکا ہوں جان جان بلوچستان میں کہ بلوچستان میں دو ایریاز ہوتے ہیں، ایک اے ایریا اور ایک بی ایریا۔ اے ایریا جو شہری ہمارے علاقہ جات ہے اسے اے ایریا کہتے ہیں، جہاں پہ پولیس کام کرتی ہے، اور اسی طرح جب وہاں سے آپ نکل جاتے ہو تو بی ایریا میں پھر لیویز جو ہے یہ ہمارا بہت کارآمد اور تاریخی یہ ایک فورس ہے جو انگریز سرکار کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ گاؤں میں جو گاؤں کا ملک ہوتا تھا، معتبر ہوتا تھا، ان کا ایک بیٹا یا ان کے گھر سے کسی کو لیا جاتا تھا رسالدار کے عہدے پر، اور باقی ہر گھر سے ایک ایک بندہ لیا جاتا تھا سپاہیوں میں، اور اس طرح اس فورس کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اس ایریا میں انگریز سرکار پھر ان سے پوچھتے تھے کوئی بھی اگر واردات ہوتا تو یہ ایک بہت منظم فورس، ایک بہت زبردست جال ہوتا تھا، کوئی بھی باہر کا آدمی آ کر اس ایریے میں وہ کوئی واردات نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے مجرموں کا یا جرم کا جو ریشو تھا وہ بہت کم ہوتا تھا اس زمانے میں، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ یہ فورس اب بھی ہے ہمارے پاس، لیکن اس پہ مختلف تجربات ہونے لگے، کبھی اس کو پولیس میں شامل کیا جاتا ہے، کبھی واپس اس کو لیویز بنایا جاتا ہے۔ اس وقت لیویز کا ایک گروپ ہے جو یہاں پہ چپر لفٹ میں جو ایک بہت خطرناک علاقہ ہے، یہاں پہ اکثر حملے بھی ہوتے ہیں، فائرنگز بھی ہوتے ہیں، اور باہر سے بھی لوگ آ کے یہاں پہ مداخلت کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے جوان ہیں لیویز کے، یہ بہت جوان مردی سے، بہت ہمت سے اور غیرت سے اپنے اس علاقے کا یہ لوگ دفاع کرتے ہیں۔ تو اس وقت لیویز کا جو ہمارا، آپ کا کیا رینک ہے، کیا عہدہ ہے؟ سپاہی رینک ہے۔ اچھا، آپ کا سپاہی ہے، تو آپ لوگوں میں ایک رسالدار بھی ہوتا ہے، صوبیدار بھی غالباً ہوتا ہے، جی جی تو جی، وہ اس وقت نہیں ہے؟ وہ اس وقت ابھی گیا ادھر روڈ کا مسئلہ تھا چپرفٹ کے ٹاپ پر، یہ زیارت والا سائٹ پر، وہاں پہ ایک ٹرک خراب ہوا تھا، اس کے لیے گیا ہے، ابھی آنے والا ہے اس کا بھی ہمارا۔ جی ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے، میں مچ بولان میں بھی جب جاتا ہوں تو جس وقت رستہ بلاک ہوتا ہے یا کبھی بارشوں میں، جس طرح آج کل یہ جو سیلاب کا صورتحال ہے، اس وجہ سے یہ چپر لفٹ کی جو اکثر روڈ ہے وہ پہاڑ جو ہے نا وہ گر جاتا ہے، وہ آگے آ جاتا ہے، وہ سلائیڈنگ ہوتی ہے، تو پھر رستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لیویز کا ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کیا صورتحال ہے اس علاقے میں، آپ لوگ خوش ہو؟ الحمدللہ یہاں پہ تو زبردست سسٹم ہے، بالکل ہم خوش ہیں یہاں پہ، بالکل ہمارا لیویز کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے حکام بالا سے بس امید ہے کہ ہمارا جو موجودہ ڈی جی صاحب ہے اور بقیہ جو ہمارا افسرز ہے وہ الحمدللہ زبردست لیویز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیویز کے لیے ابھی ٹریننگ پر ہے، ابھی بھی موجودہ وقت میں بھی پہلے سے بھی پورا لیویز فورس جو ہے وہ ابھی ٹرینڈ ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کے لیے کافی کوششیں کر رہی ہے، اور ہم بھی یہاں پہ خوش ہیں الحمدللہ۔ ہمارا ہر جو بھی کیا خوش ہے؟ آپ پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، بچوں سے اپنا دور، تو آپ کیوں خوش ہے بھائی؟ بس الحمدللہ اپنا علاقہ ہے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کے حفاظت کے لیے یہاں پر ہم بیٹھے، ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم پورے علاقے میں ہمارا جو یہاں پر جو چیک پوسٹ ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ۔ اچھا، لوگ آپ سے خوش ہے، یہ پولیس والوں سے تو لوگ خوش نہیں ہیں، ان سے بڑی شکوے شکایتیں، یہ آپ لوگوں سے کیوں خوش ہے بھائی؟ ہم لوگوں سے اس وجہ سے خوش ہے، ہم لوگ جدھر بھی یہاں پر جو مسئلہ ہوتے ہیں، ابھی جو ہمارا صاحب گیا ہے ادھر لیڈ سے سلیڈنگ ہوا ہے ادھر ہمارے چپریٹ کے اس سائڈ پہ، زیارت والی سائڈ پہ 4 دن سے ہمارا وہاں پہ ڈوزر لگا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ روڈ کے، یعنی خراب ہے روڈ، وہاں پہ گاڑیاں کبھی خراب ہوتی ہے، اس پر ہم لوگ جو بھی مشکل لوگوں پر آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ہم اسی وقت ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر مسئلے میں جو پہنچ جاتے ہیں بر وقت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر یہاں پہ، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، ہر گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ لیویز میں، تو ظاہر ہے یہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے عزیز اور اقربا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ کوئی اوپر کی کمائی، کوئی چائے پانی مائی پانی ہے ادھر کہ نہیں ہے؟
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्ट्रिक्ट हरनाई जो है वो एक गाँव की मिसाल है। हमारे सारे एक कौम है यहाँ पे, और फिर सारा अजीज़ व अकारिब है, और सारे लोग हम एक दूसरे के साथ वाकिफ़ियत है, यारी दोस्ती है। ये तो वो चाय पानी नहीं देते या आप लोग नहीं लेते हो? नहीं, ना हम लोग लेते हैं ना वो देते हैं, ना ये नए रस्म रिवाज यहाँ पे है। बिल्कुल हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम गारंटी देते हैं कि ये जगह पे भी ये शिकायत आपको इंशाल्लाह नहीं तो मिलेगी। कैसे हमारी तो यहाँ पे मैं जब हुकूमत में जाता हूँ मलक साहब, बड़े बड़े लोग हैं जिनके 4-4 लाख रुपए तनख्वाहें हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद उनका करोड़ों रुपए के मुराद है, वो भी खुश नहीं है, ऊपर ऊपर की कमाई पे गुजारा करते हैं। तो आपके अब इस सूखे पुखे तनख्वाह पे कैसे गुजारा होता है? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो हलाल कमाई है उसमें बरकत होती है, और अल्लाह के तरफ से हमारा जो मस्जिदों में जो इमाम मौजूद है वो 10,000 8,000 पे गुजारा करते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह है, हम लोग कैसा उस पर गुजारा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो जो मौलवी साहब है वो तो निकाह में भी होता है, जनाजे में भी होता है, फातिहे में भी होता है, फिर उसका जो कमरा होता है, घर होता है, वो भी मोहल्ले वालों की तरफ से होता है, फिर उसके बिजली के बिल भी होते हैं, और भी मौलवी साहब को तो ईद पे भी हर मौके पे लोग कुछ न कुछ दे देते हैं। तो आपका ये सिर्फ तनख्वाह पे कैसे गुजारा चल रहा है? मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई। इस तरह के हलाल कमाई में बरकत होते है, वो तो अल्लाह बिल्कुल हर बीमारी से आपको अल्लाह ताला बचा लेता है। और आप इस तरह मुश्किलात से जो भी मुश्किलात आपके ऊपर आ रहे हैं हलाल कमाई की वजह से, आपका मतलब ड्यूटी है सही तरीके से आप देते हो, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुश्किलात आपके ऊपर नहीं आते। तो फिर ये ये तो जो फिर सिक्योरिटी के लिए तो फिर काफ़ी, ये तो हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तनख्वाह 30-40 हज़ार 50 हज़ार इस तरह के तनख्वाह हम लोगों का होते हैं। ये होते हैं नाजरीन लोग कि 30-40 हज़ार रुपए पे इतने शुक्र कर रहे, और हमारे इसी माशरे में ऐसे नाशुक्रे हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में है, करोड़ों में है आमदन, लेकिन वो फिर भी शुक्र नहीं कर रहे। K2 TV मलक साहब से मैं बात करूंगा लेविस फोर्स के हवाले से। जब तक ये लेविस फोर्स होता था हर इलाके में तो खैरियत थी, मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई ग्रुप आया उसने हमला कर दिया। ये जो दीगर फोर्सेस आ जाते हैं इनकी वजह से क्यों सर इलाके डिस्टर्ब हो जाते हैं? ये लेविस के हवाले क्यों, मतलब हमारी इस लेविस पे अगर थोड़ा सा और इन्वेस्ट किया जाए, इनको सही ट्रेनिंग दी जाए, इनको मुराद दी जाए, इनको सही असला वेपन्स दिया जाए, तो आपके ख्याल में ये इलाके की कंट्रोल इनके हाथ में बेहतर नहीं है? बिल्कुल अमन साहब, मसला ये है कि यहाँ ये लेवी जो है सारे लोकल हैं, और इसी जहाँ पे कौमें रहती हैं इनसे बिलोंग करती हैं। यहाँ पे चाहे काकड़ हो, चाहे तरीन हो, चाहे दुमड़ हो, जो कौमें रहती हैं वो इन, चाहे बलोच जो भी हो यहाँ पे लोकल है। और एक बंदे को इंडिविजुअल जानते हैं, एक बंदे को जानते हैं, उसके मतलब पेरेंट्स को जानते हैं, बाप दादे को जानते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मसला नहीं होता इनके लिए, बड़ा पकड़ने में भी आसानी होती है, इतला देने में भी मसला होता है। अगर कोई इस तरह के मामलात होते हैं, कभी कभी कोई टीवी में जब खबर चल जाती है वो कहते हैं सनसनीखेज खबर, वो तो पुलिस में उस तरह की आती है। लेवीज़ वाले भी कभी इस तरह की, जो ओरिजिनल खबर होती है वो उसी खबर पे चलती है, क्योंकि उनको उसका पता होता है कि जो नौयत जो वाक़या हुआ है उसकी नौयत ये है, वो ओरिजिनल बताते हैं। फिर सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने पश्तून बेल्ट है, अंग्रेज़ के ज़माने से जितना एरिया हमारे पश्तून बेल्ट में पूरा जो हमारा ये इधर से लेकर पूरा बलूचिस्तान में जितने भी हैं कबायली एरिया है, वो उस टाइम से भी हमारे जो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक इलाके तकसीम है, एक हमारे कबायली हिसाब से इलाके तकसीम है। तो उस टाइम का जो मलिक होता था मुताबिर सरदार नवाब, वो अपने इलाके का रिस्पॉन्सिबल होता था। इस इलाके में जब भी कोई वाक़या हो जाता था वो उस इलाके का जिम्मेवार होता, चाहे वो कत्ल गारत की होता था, वारदात होता था, या कोई चोरी डकारी होती, जो भी होती थी वो उसके जिम्मेवार होता। उसकी जवाब तलबी गवर्नमेंट करती थी, बाकायदा उसके हवाले होती थी। और फिर ये भी बड़ी सहूलत थी कि अगर बड़ी गिरफ्तारी हो जाती है एक मलिक पूरे कबीले को भी गारंटी ज़मानत दे सकता था। अभी तो पर्दन ज़मानत का सिस्टम है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट में कि जितने भी तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मलक साहब की ज़मानत से, और मलक साहब की वो जो एक ज़माने में उसका जो ज़मानत होता था वो अंग्रेज़ सरकार उससे पूछता था कि यहाँ पे क्यों इस तरह हुआ। कह रहे कि मलक साहिबान खुद गड़बड़ पैदा करके, तो हम कैसे मलक साहिबान पे एतमाद करें?
मल्ला साहब, बात इस तरह की नहीं है। मलिक जो होता है एक ख़ानदानी घराने से ताल्लुक़ रखता है। मलिक हमारे इलाके में, चाहे पूरा बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, एक दो नंबर टाइप के मलिक होते हैं, एक नंबर टाइप के जो ख़ानदानी मलिक है। जो ख़ानदानी मलिक आज भी अपने घर पे जो अपने खिदमतें कर रहे हैं, उसी तरह उसकी रवादारी है, उसका दस्तरखान है, उसके जो कबायली रस्म रवाज है उसी पे चल रहे हैं। बाकी हमारे जो बीच में कुछ मलिक कुटे हैं जो सब जानते हैं इस तरह, वो फिर न उनको तो कबायली सिस्टम का पता ही नहीं होता है कि चलाना किस तरह होता है, इसका तरतीब किस तरह होता है, औरत की रिस्पेक्ट किस तरह की, एक बड़े बच्चे की तरह रिस्पेक्ट है। तो उसके लिए ऐसा चाहिए कि गवर्नमेंट भी उसी मुल्कों को जो ख़ानदानी मुल्क है उसको तरजीह दे दे, उनको जो तरजीहात है वो दे दे। जो मीटिंग में जो सलाह मशवरा है गवर्नमेंट के हवाले से, चाहे PSDP में हो, चाहे रोड में हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जो इस्लाहात करना चाहे, वो भी होना चाहिए कि मलिक को मुतबर से पूछा जाए, क्योंकि वो बेहतर जाता है अपने इलाके के, जिस इलाके से वो बिलोंग करता है तो वो जानता है। यानी इस्लामाबाद में एक बैठा हुआ बंदा कभी भी नहीं जाएगा कि जरदालू में क्या किस चीज़ की कमी है, मैं बताऊँगा, या इस इलाके का जो मुतबर है मलिक वो बताए कि यहाँ पे कौन कौन से इशूज़ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, ये राइज करेंगे। इस्लामाबाद वाले को कोई पता नहीं होता है, तो होना भी चाहिए कि ये जो इन मुल्कों की इनका राय मुतबर होना चाहिए, इसकी राय बेहतर होनी चाहिए। और नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं, अंग्रेज सरकार जब इंग्लैंड से रवाना होते थे तो वो सबसे पहले उस इलाके का जोग्राफिया पढ़ते थे, और जोग्राफी में ये पूछते थे कि सबसे जो ख़ानदानी मलिक है, सरदार है, खान है, और मौलवी साहब है, सैयद साहब है, वो कौन से लोग हैं। तो वो एक नंबर लोगों के पास फिर आ जाता था और अपने मसले मसाइल उनके साथ डिस्कस करता था। मलिक साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आजकल 2 नंबर जो मलिक है, 2 नंबर तो फिर भी ठीक है, आजकल तो 3 नंबर 4 नंबर मलिक, सरदार और ख़ान हमारे मार्केट में आ गए, जिनकी वजह से इस इलाके में मसाइल ही मसाइल खड़े हो गए हैं। तो मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो अंग्रेज़ है, जिस तरह उनका 1888 का पुल अभी तक कायम व दायम है और हमारे सारे पुल उड़ गए बारिश में, तो इसी तरह ये जो ख़ानदानी मलिक है, ख़ानदानी जो सरदार है, ख़ानदानी जो लोग हैं, इनके साथ सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि इनको अपने इलाके के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, उसके नफ्सियात के बारे में, उनके जज्बात के बारे में, उनके डिमांड्स के बारे में सबसे बेहतर मालूम होता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। थैंक यू। अरे बुरवाला सरबरवती के दाकने हो में पे में बचका नशे दाकने हो थई लुंटानी सुरकी थई गुल्ले निशान पादानी पादीक मना रुचि कुशा भले ओ जिने मना तीरे जने मना तीरे जने अरे तई दस्तानी चूड़ी तई सोरे पादानी पादी मन रोची कुशा तई दस्तानी चूड़ी तई सोरे कुशा पादानी पादी मन रोची कुशा अरे ओ जने मन तीरे जने ओ जने मन तीरे जने मन तीरे जने अरे बोरुवाला सरबर 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 अरे बोरुवाला सरबर वती पैदा करे मैं पे में बचताना शैदा करे मांगो बोरुवाला सरबर वती पैदा करे मैं पे में बचताना शैदा करे पर में सिको जाबादो तो जने जापना
నీ పాది మన రోచి కుషా తై దస్తాని చూడి తై సోరే శాంతి పాదాని పాది మన రోచి కుషా ఓ జనే జనే మన తీరే జనే ఓ జనే జనే మన తీరే జనే మన తీరే జనే जलवादा में चम्मावती कंजल कने बलूचा बलूची दिला कल कने अरे वादा में चम्मा 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 अरे वादा में चम्मावती कंजल कने बलूचा बलूची दिला तल कने नी सुरखी तै गोल्ले निशान नी पादी मन रोची कुशा तै लुंटा नी सुरखी तै गोल्ले निशान नी पादी मन रोची कुशा ओ जने जने मन तीरे जने ओ जने जने मन तीरे जने मन तीरे जने K2 TV तो ये है जनाब वो पुल, आप भी देख लीजिएगा। ये बनाया गया था 1882 में और इस पुल का नाम उस वक्त का जो मलका बरतानिया थी जिसका नाम था मार्गरेट थैचर, उनके नाम पे ये पुल भी बनाया गया था। अब इस पुल का एक वीडियो जिस वक्त ये पुल बनाया जा रहा है वो वीडियो मैं आपको खिड़की में साथ में विंडो में दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। जहाँ पे हमारे इस इलाके के जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, वो काम कर रही है। मतलब ये है कि काम करने के टैलेंटेड लोग हमारे पास, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनसे काम लेने वाला भी हो। लेकिन अब ज़ाहिर है उस वक्त का ये जो इंजीनियर्स थे, इस वक्त के जो लोग थे जिन्होंने हर काम बहुत ईमानदारी के साथ किया है, वो लोग हम कहाँ से लाए। क्योंकि मैं अभी एक और पुल भी जो हमने बनाया था और जिस ठेकेदार ने बनाया था वो मुझे याद है, जिसने ये पुल बनाया उसके बाद फिर फ़ौरन वो हज पे चला गया, फिर 3-4 उम्रे भी किए। उसने कहा कि या अल्लाह मुझे माफ़ करो। मैंने कहा कि अल्लाह तो आपको शायद माफ़ नहीं करेगा, तो ये जो पब्लिक है जिसके लिए अब ये मुसीबत बनी हुई है पुल, वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये ठेकेदार साहब याद रखिए। वापस मैं इस पुल पे आता हूँ और जिस मकाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ इसका भी मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे उस वक्त अंग्रेज़ सरकार का जो पहरेदार है वो अपना इस पुल का पहरेदारी कर रहे हैं और यहाँ पे सैलाब चल रहे, पानी है। और आप देख रहे हैं कि वो जो पहरेदार है 1882 में वो खड़े हैं और बाकायदा अपना इस पुल का निगरानी कर रहे हैं। तो आइए इस पुल के बकिया हिस्से हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आज से 10 साल पहले जब मैं अरनाई आया था और मैं यहाँ ऊपर भी हम चढ़े थे अपने टीम के साथ, और वो जो सुरंग उन्होंने बनाया है और ये तकरीबन कोई सैकड़ों गज़ ऊपर है पहाड़ की चोटी पर, वो सुरंग भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और अब हम आगे जाएंगे, मेरे ख्याल में आगे वो मकाम है जिसका मैंने जिक्र किया, जरदालू। तो जरदालू आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आइए हमारे साथ। ये